इधर देखो, आज अपन पढ़ेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। जो मेंडल ने बेटा एक संकरण संकरण प्रयोग और द्विसंकरण संकरण जो प्रयोग किए थे वो अपन ने समझा था। एक संकरण संकरण प्रयोग भी तुम्हारे को अच्छे से समझ में आया था और द्विसंकरण संकरण प्रयोग भी अच्छे से समझ में आया था। ठीक है, उसमें से जो लक्षण प्रारूप था बेटा उसको तो अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जीन प्रारूप को तो नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना। लेकिन जो अपन ने वो चक्र बोर्ड बनाया था उसमें देखकर अपन पहचान सकते हैं कि इसका जीन प्रारूप क्या है। ठीक है, तो अपन को सिंपल से याद रखना है। अपन को कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक संकरण संकरण का लक्षण प्रारूप लिखिए। क्या लिखिए, एक संकरण संकरण का लक्षण प्रारूप लिखिए। फिर तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, 3:1। क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 3:1। तो इसका मतलब ये है कि 3 प्रकार के जो पौधे वो तो क्या प्राप्त होते हैं, लंबे। क्या प्राप्त होते हैं बेटा, लंबे। और एक प्रकार का जो पौधा है वो कैसा प्राप्त होता है, बौना। कैसा प्राप्त होता है, बौना। ठीक है, इसी प्रकार से अगर उसका जीन प्रारूप पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा, जीन प्रारूप किसका, एक संकरण संकरण का, तो 1:2:1। ठीक है, वो जीन प्रारूप अपन चक्र बोर्ड से पहचान सकते हैं ना। ठीक है, इसके बाद में बात आती है द्विसंकरण संकरण की। ठीक है, तो द्विसंकरण संकरण के अंदर जो अपन को बेटा लक्षण प्रारूप प्राप्त हुआ था वो था 9:3:3:1। ये था ना। ठीक है, तो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा। ठीक है, 4 नंबर का चैप्टर है तो 1 नंबर में छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें अपन वो आनुवंशिक शब्दावली लिखे थे ना, उनमें से कोई सी भी 1 नंबर की शब्दावली दे देगा या तो। ठीक है, दूसरी चीज, या फिर इनमें से जैसे मैं अभी तुम्हारे क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, अब द्विसंकरण संकरण का जो जीन प्रारूप है बेटा वो क्या होता है, वो थोड़ा हार्ड लग रहा है ना, तो उसको कैसे याद करना है, इधर देखो बेटा, जीन प्रारूप द्विसंकरण संकरण का बता रहा हूं बेटा, तो उसको करना है 12:24:12:1। ये क्या, देखो देख 41 कहां है, ये ना बेटा, हाँ ये ना बेटा, देखो तुम्हारे जीन प्रारूप में द्विसंकरण संकरण के अंदर जीन प्रारूप जो लिखवा रखा है। हाँ सही है ना, ये ना। अब इनके बीच में क्या लगा देना, अनुपात। ये ना बेटा, तो कैसे याद रखना है, 12:24:12:1। 12:24:12:1। और लक्षण प्रारूप पूछे, लक्षण प्रारूप पूछे बेटा किसका, द्विसंकरण संकरण, तो क्या लिखना है, 9:3:3:1। द्विसंकरण संकरण का याद हो गया ना। ठीक है, अब ये 1 नंबर में क्वेश्चन तो बन गए, कहां से, या तो शब्दावली के अंदर से या फिर यहां से। ठीक है बेटा, दूसरी चीज, अब 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा वो कहां से पूछेगा बेटा, या तो एक द्विसंकरण संकरण, जो एक संकरण संकरण था ना वो किसे कहते हैं, इसको चक्र बोर्ड के द्वारा समझाइए। फिर एक संकरण संकरण किसे कहते हैं, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो उसे बोलते हैं एक संकरण संकरण। फिर वो चक्र बोर्ड बनाना है बेटा, एक तो क्या लेना है, शुद्ध लंबा पौधा लेना है और एक तरफ क्या लेना है, शुद्ध बौना लेना है। फिर अपन जैसे क्रॉस करवाया था उसकी प्रैक्टिस करना बार बार बना के। ठीक है बेटा, तो दोनों एक संकरण संकरण सीख गए और 2 संकरण संकरण सीख गए, तो अच्छी बात है। ठीक है, और इसके बाद में तो अपन डायरेक्ट जो वो करेंगे, जो नियम है वो नियम को डायरेक्ट समझाऊंगा मैं तुम्हारे को किस प्रकार से याद रखना है। वो डिपेंड करता है अपने लक्षण प्रारूप पे। किस पे बेटा, लक्षण प्रारूप पे। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है अपना प्रभाविता का नियम। अब जो ये दोनों प्रयोग किए थे कौन कौन से, एक संकरण संकरण और द्विसंकरण संकरण, उसके आधार पर जो मेंडल थे उन्होंने 3 नियम दिए बेटा। कौन कौन से, पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ठीक है बेटा, ठीक है। अब बात आती है जो प्रभाविता का नियम है और पृथक्करण का नियम है, यहां से एक क्वेश्चन बन जाए कि प्रभाविता का नियम जो है वो कौन से संकरण संकरण पर आधारित है, तो कौन से संकरण संकरण पर आधारित है, एक संकरण संकरण। पृथक्करण का पूछ ले कि पृथक्करण का जो नियम है वो कौन से संकरण संकरण पर आधारित है, तो एक संकरण संकरण पर आधारित। ठीक है, अब एक एक को समझेंगे भी। इसके बाद में स्वतंत्र अपव्यवन का पूछ ले तो क्या बताना है, द्विसंकरण संकरण पर आधारित। ठीक है, अब सबसे पहले अपन समझते हैं कौन से वाले को, प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम इन्होंने ऐसे दिया था बेटा, इन्होंने जो एक संकरण संकरण प्रयोग किया था
किया था ना बेटा, उसमें एक तो पौधा लिया था इन्होंने लंबा, कैसा लिया था, लंबा, और एक पौधा लिया था बोला, ठीक है। उनके बीच में जो संकरण करवाया यानी जो निषेचन करवाया, तो उससे जो F1 पीढ़ी थी बेटा, उसमें ओनली प्रभावी लक्षण ही प्रकट हुआ था। तो उसको इन्होंने क्या कहा कि जो F1 पीढ़ी के अंदर हमेशा प्रभावी लक्षण ही क्या होता है, प्रकट होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। आया समझ, आया, ठीक है। इसके बाद में आती है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम होता है बेटा, जब एक संकरण प्रयोग करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, एक संकरण प्रयोग करवाया जाता है, तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाले प्रकट होंगे, लेकिन इसकी जो F2 पीढ़ी है उसके अंदर क्या होंगे, 3 प्रकार के यानी अलग अलग प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, क्योंकि अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं ना, एक छोटे भी हो रहे हैं वहां पे और लंबे भी प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो एक प्रथम पीढ़ी थी उसमें तो कौन से थे, सभी लंबे ही थे, ठीक है। लेकिन जो F2 पीढ़ी है उसमें किस प्रकार, कितने प्रकार के, 2 प्रकार, कितने प्रकार के बेटा, 2 प्रकार के। अब पृथक मतलब अलग करना, क्या करना, अलग करना, तो अब एक संकरण में ही 2 प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे, कितने प्रकार प्राप्त हो रहे, 2 प्रकार, तो इसलिए पृथक्करण का मतलब होता है एक चीज को 2 भागों में पृथक करना। अब 2 प्रकार के पौधे एक संकरण में प्राप्त होते हैं ना बेटा, तो इन्होंने कहा कि जो F1 जो एक संकरण प्रयोग करवाते हैं उसकी जो F2 पीढ़ी है उसके अंदर जो पौधे प्राप्त होते हैं कितने प्रकार के प्राप्त होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। तो मैंने तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि पृथक्करण का नियम कहा। आया समझ में। अब बात आती है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ये कौन से नियम पर आधारित है बेटा, द्विसंकर संकरण पर। अब द्विसंकरण संकरण में इन्होंने कहा कि जो इसकी जो F2 पीढ़ी है, कौन सी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी, उसमें जो पौधे प्राप्त होते हैं वो स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। स्वतंत्र रूप से क्यों प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जो अपन ने जनक लिए थे बेटा, जनक लिए थे ना, जैसे एक संकरण में जो जनक ले रहे हैं अपन, उसमें एक लंबा ले रहे हैं और एक बोना ले रहे हैं, ठीक है। तो जो F2 पीढ़ी है उसके अंदर दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हो गए अपन, कौन से प्राप्त हो गए, दोनों प्रकार। लेकिन द्विसंकरण में तो 2 पौधे और प्रकार अलग से प्राप्त हुए थे ना अपन को, तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो द्विसंकरण प्रयोग करवाया जाता है ना उसके अंदर स्वतंत्र अपयूहन का नियम का मतलब है वहां पर जो लक्षणों की वंशागति होती है ना वो स्वतंत्र रूप से होती है, यानी बहुत सारे पौधे वहां पर क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, तो इसको उन्होंने क्या कहा, स्वतंत्र अपयूहन का नियम, ठीक है। और इसके बाद में जो पिछले साल तुमने पढ़ा था, कौन सा वाला, जो मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण का पढ़ा था ना बेटा, जिसके अंदर एक्स 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 वाई, ठीक है, और ये समझ के ये चैप्टर खत्म हो जाता है अपना, ठीक है। अब एक एक को समझते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या है, इसके बाद में पृथक्करण का नियम क्या है, इसके बाद में स्वतंत्र अपयूहन का नियम क्या है, ठीक है। ये जीन प्रारूप ये याद करने के ट्रेक याद हो गया ना, एक संकरण द्विसंकरण में याद रखना है बेटा। अब इधर देखो बेटा, देखो प्रभाविता का सॉरी पृथक्करण प्रभाविता का पहला तो प्रभाविता का नियम है वो पढ़ रहे हैं अपन। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, शुद्ध लंबे, क्या लेंगे बेटा, लंबे, और एक तरफ क्या लेंगे, शुद्ध ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है बेटा। अब किससे दर्शाते हैं अपन इनको, टीटी से, टीटी से दर्शाना है हमेशा, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है बेटा। इसके बाद में इसको किससे दर्शाएंगे, हाँ, ये टी का मतलब होता है बेटा टाल, टाल मतलब लंबा होता है, TALL, टाल मतलब होता है लंबा, ठीक है। लेकिन अब छोटे को तो जाने क्या बोलते हैं, लेकिन अब इसका विपरीत लेना है ना अपन को, तो विपरीत लेना है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, छोटा टी, स्मॉल टी, ठीक है बेटा। ये कौन सा है हमेशा, प्रभावी, कौन सा है, प्रभावी, ये कौन सा है बेटा, आया समझ में। इनमें से एक टी को अलग करा तो बेटा ये क्या कहलाया, क्या कहलाया, युग्मक, ठीक है। ये क्यों लगाते हैं, संकरण के लिए, ठीक है। इनके बीच में क्या करवाया, संकरण करवाया, तो क्या प्राप्त हुआ बेटा अपन को, प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर सभी पौधे कैसे थे, पौधे लंबे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी पौधे लंबे हैं, तो एक ही
जो प्रभावी होगा वही अपने गुण को क्या कर पाएगा, प्रकट कर पाएगा। तो अब जो प्रभावी होगा यानी सभी पौधे लंबे हो रहे, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला टी है, तो ये क्या होगा, प्रभावी होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि जो F1PD है उसके अंदर हमेशा प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। ठीक है, अब मैं एक बार पढ़ के बोल रहा हूँ, इसमें जो लिख रखे हैं अपन, प्रभाविता का नियम में लिख रखा है मैंने, जब एक जोड़ी भी प्रयासी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, ठीक है बेटा, तो F1PD में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। आया समझ में। उदाहरण वही जो पैक संकरण में कराता है वही यहाँ पे उदाहरण लेना है, उसके बीच में क्या करवाना है, संकरण करवाना है, लेकिन F1PD तक करवाना है क्योंकि हम लोग प्रभाविता का लिखना है, सेकंड में तो जाना ही नहीं है, ठीक है ना। तो F1 तक ही लिखा अपन ने, ये तक ही लिखना, ये समझ में आया। इसके बाद में कौन सा है बेटा, पृथक्करण का, कौन सा है, पृथक्करण का नियम। अब ये भी एक संकरण पर आधारित है ना, किस पर आधारित है बेटा, एक संकरण पर। तो इस पर इन्होंने क्या कहा कि जो जब एक जोड़ी विप्रयासी लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्या कराया जाता है, संकरण, तो F1PD में तो केवल क्या होंगे, प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसकी F2PD में विप्रयासी लक्षणों की क्या होती है, एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण होता है। क्या होता है, निश्चित अनुपात में पृथक्करण होता है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, पृथक्करण का नियम कहते हैं। निश्चित अनुपात कितना इसमें, 3:1। क्या है बेटा, 3:1। लक्षण का ही लिखना है, किसका लिखना है, लक्षण प्रारूप का है, किसका लिखना है, लक्षण प्रारूप का। तो फिर यहाँ पे अपन ने देखो, यहाँ पे ये करने के बाद इधर लिखा इधर देखो बेटा, इसके अंदर मैंने कौन सा वाला करवा रखा है, जीन प्रारूप का करवा रखा है। किसका करवा रखा है, जीन प्रारूप का। तो जीन प्रारूप का याद रख लेना। तो इसके अंदर जो बना रखा है जीन प्रारूप का बनवा रखा है मैंने, पृथक्करण का नियम है ना बेटा इसके अंदर। इसके बाद में अपन जैसे गए हाँ F2PD के अंदर बेटा, तो इस प्रकार से बना रखा है। इधर देखो शुद्ध लंबे तो कितने प्राप्त हुए अपन को, शुद्ध लंबे कितने प्राप्त हुए बेटा, 1, ठीक है। और अशुद्ध लंबे कितने प्राप्त हुए, कितने प्राप्त हुए बेटा, 2, ठीक है। और शुद्ध कोना कितना प्राप्त हुआ अपन को, 1, ठीक है। तो इनका निश्चित अनुपात में क्या हो रहा है, ये जो F2PD में पृथक्करण हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, पृथक्करण। तो इसको इन्होंने क्या कहा, पृथक्करण का नियम। क्या कहा, पृथक्करण का नियम। तो इधर देखो प्रभाविता का पूछे तो यहां तक बनाना है बेटा, कहां तक बनाना है, यहाँ। इसके बाद में पृथक्करण का पूछे तो ये यहाँ तक बनाना है जैसे अपन ने बनाया। ये प्रैक्टिस करना बार बार, ठीक है। दोनों आ गए कंप्लीट समझ में। अब मिटा देते हैं इसको तो। अब इधर देखो बेटा, स्वतंत्र अपव्यय का नियम कौन सा वाला, हाँ बेटा क्या अशुद्ध लंबे का मतलब इसका जीन प्रारूप देख रहे बेटा। तो जीन प्रारूप के अंदर तो अशुद्ध ही है, क्या है, अशुद्ध। जीन के अकॉर्डिंग देखे तो इधर देखो उनके जीन तो अलग अलग है ना। शुद्ध तो ये इनको बोल रहे हैं बेटा अपन, किसको बोल रहे हैं, इनको। लेकिन यहाँ पे जो वो अशुद्ध लंबे तो इनको बोल रहे हैं, लेकिन लंबे तो है इसकी वजह से क्योंकि ये प्रभावी था। क्या था बेटा, ये प्रभावी था। लेकिन इसमें क्या है, एक अप्रभावी, लेकिन ये तो प्रकट नहीं हो पा रहा ना, तो इनको बोल देते हैं अशुद्ध लंबे। क्या बोल देते हैं, अशुद्ध लंबे। और ये शुद्ध बोने, ठीक है ना। अब इधर देखो इसके अंदर कौन कौन से पौधे लिए थे बेटा अपन ने, गोल पीले और जुरीदार हरे हरे, गोल पीले
जुर्रीदार हरे। ठीक है बेटा, इसको डायरेक्ट अपन इनके जो जीन लिखते हैं ना वो नहीं लिखा, टी वगैरह या आर वार नहीं लिखा इसके अंदर, वहां पे तो लिखना है अगर द्विसंकरण संकरण पूछे तो, और यहाँ पे मैंने को डायरेक्ट समझाना है नियम के लिए। ठीक है बेटा, तो इधर देखो इसमें क्या लिखा अपन ने, प्रभावी, और इधर क्या लिखा बेटा, अप्रभावी। इनके बीच में क्या करवाया, संकरण। क्या करवाया बेटा, संकरण। तो हाँ क्रॉस का। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ बेटा अपन को, गोल पीले, गोल पीले प्राप्त हुए ना। क्या एक संकरण संकरण द्विसंकरण संकरण में समझा दिया ना चक्र बोर्ड की सहायता से, तो यहाँ पे तो समझा नहीं सकता ना बार बार बना के, सिंपल सा समझा रहा हूँ। तुम्हारे द्विसंकरण संकरण समझ में आया तो ये समझ में आएगा, क्या आएगा, ये वाला समझ में आएगा। ये आ गया F1 में तो सभी क्या होंगे, प्रभाव भी प्रकट होगा। लेकिन जो इसकी F2PD है उसमें लक्षणों के 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। 4 प्रकार के प्राप्त होंगे बेटा, कौन कौन से प्राप्त होंगे बताओ। देखिए गोल पीले, दो इसके समान ही थे ना, इसके बाद गोल पीले और गोल है जुरीदार पीले और ये जुर्रीदार हरे लिख देता हूँ। ठीक है, ये जुर्रीदार हरे। ठीक है बेटा, इधर देखो, देखो गोल पीले जनक के समान है ना, और गोल, रुको, जुर्रीदार, ये रहा जुर्रीदार हरे, ये किसके समान है, जनक के समान। लेकिन ये दोनों अलग प्राप्त हो रहे हैं ना बेटा अपन को। ठीक है, तो ये गोल, तो गोल के आगे क्या लगा देना है, हरा, इधर का कलर लगा देना है, और ये जुर्रीदार के आगे किसका लगाया देना है, पीले का। तो ये भी ऐसे याद रख सकते हैं, दिमाग लगाओ। तो इधर देखो दो तो एक समान लिखना है, जनक की समान लिखना है ना। ठीक है, गोल है तो एक गोल है, इसकी जगह इधर का कलर लगा देना है हरा। ठीक है, ये जुर्रीदार है तो इसका कलर लगा देना है पीला वाला। ये 4 प्रकार के दो नए प्राप्त हो रहे हैं ना। तो इनका अनुपात क्या है बेटा अपने पास, बताओ, 9:3:3:1। लेकिन ये याद रखना है तुम्हारे को कि 9 अनुपात में जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं ना वो गोल पीले ही है ना। यहाँ पे तो लिख दिया गोलर है, क्या यहाँ पे तो गोलर है लिख रहे हो, नीचे लिख रहे हो 9, फिर तो गलत होगा ना, क्योंकि अपन को गोल पीले कितने प्राप्त हुए, 9 प्रकार के। तो इसके नीचे ये याद रखना कि गोल पीले कितना प्राप्त होंगे, 9। और ये याद रख लेना कि ये वाला है ना बेटा, ये तो 9 प्राप्त होते हैं जो फर्स्ट वाले जो प्रभावी है, और जो ये अप्रभावी है ये कितने प्राप्त होते हैं, 1, और बच्चे कितने, 3-3। अब इसके आगे नीचे लिखो तो सही, इसके नीचे लिखो तो सही, सिंपल सी बात है। आया समझ में, खत्म हो गए ना पूरे नियम। ठीक है, अब क्वेश्चन है बेटा अपने बुक क्वेश्चन पेज नंबर 157। इसमें दे रखा है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि में 10% सदस्यों में पाया जाता है। कोई लक्षण है बेटा ए, क्या लक्षण है, ए लक्षण है किसी के अंदर। ठीक है, तो वो अलैंगिक जनन करने वाली कोई प्रजाति है। क्या है बेटा, अलैंगिक जनन करने वाली कोई प्रजाति है, उसके अंदर उनके जो सदस्य है वो जो ए लक्षण है ना बेटा वो 10% सदस्यों के अंदर पाया जाता है। ए जो लक्षण है वो कितने प्रतिशत लोगों के सदस्यों के अंदर पाया जाता है, 10। ठीक है, और एक लक्षण बी भी है अलग से, क्या है, बी भी है। तो ये पूछ रहा है कि वही जो बी वाला लक्षण है ना वो कितने % पाया जाता है, 60%। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो सिंपल सी बात है, जो ज्यादा होगा वही पहले उत्पन्न हुआ होगा ना। तो लक्षण बी 60% है, तो लक्षण बी सबसे पहले आया होगा। ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले आया इसलिए तो क्या हो रहा है, उसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है और विभिन्नताएं आती जा रही है, सिंपल सी बात है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। विभिन्नताएं क्यों आती है बेटा, पर्यावरण के अनुकूल आती है। क्या आती है बेटा, पर्यावरण के अनुकूल। अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो किसी की वजह से आते हैं पर्यावरण के अनुकूल। अपन को पर्यावरण के अनुकूल ही अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा। अगर पर्यावरण के विपरीत अपने अंदर चेंजेस आने लग गए तो अपनी क्या होगी, मृत्यु होगी। सिंपल सी बात है, क्या होगी बेटा, यहाँ पे गर्म मौसम है, पहले भी एग्जाम्पल बताया था, यहाँ पे गर्म है और किसी जगह सर्दी का है, तो अपन यहाँ की प्रकृति के अनुकूल है, सर्दी वाली की जो प्रकृति है वहां के अनुकूल नहीं है, तो वहां लेके जाएंगे तो मृत्यु होगी। ठीक है ना, आई बात समझ में। हाँ बेटा,
बीमार होके फिर टपकेंगे तो सही ना बेटा, टाइम तो ऐसा आएगा ना, वहां तो जीवित नहीं रह सकते ना अपन तो। सिंपल सा, क्यों लोड लेते हो, इतना लोड नहीं लेना, डायरेक्ट टपकाना ही है। ठीक है बेटा, तो ये विभिन्नता उत्पन्न होने के क्या कारण है? देखो, विभिन्नताएं जीवन में विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायक है, तो याद रखना है बेटा। ठीक है, जैव विकास का आधार, जैव विकास का मतलब होता है नई नई समष्टि। जैसे अपन कहा जाता है कि अपन जो बंदर है उसके बंदर के अपन रूप माने जाते हैं। ऐसे क्यों माना जाता है? इधर देखो, ये माना ही जाता है, अगर माना जाता कि उनमें परिवर्तन हो गया, अगर अपन इंसान बने तो फिर अभी भी बंदर क्यों घूम रहे? भाई अभी बंदरों को नहीं घूमना चाहिए था फिर तो। ठीक है, लेकिन क्यों मानते हैं ऐसा? क्योंकि इसलिए मानते हैं बेटा, अपना जो डीएनए है ना, अपना जो मनुष्य का डीएनए और बंदर का जो डीएनए है ना, वो क्या है? सेम है। क्या है? सेम। तो साइंस तो अनुमान ही लगाती है कि उनके होंगे, और तो क्या है? उनके होंगे, अनुमान लगाती है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बाद में मानव लिंग निर्धारण, 5वां पॉइंट बेटा, मानव लिंग निर्धारण। अब इधर देखो बेटा, मैंने बताया था कि कोशिकाओं में एक्स के समान कुछ संरचनाएं होती है केंद्रक के अंदर। कहां पे होती है बेटा? केंद्रक के अंदर, जिनको अपन क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। क्या बोलते हैं बेटा? गुणसूत्र। यहाँ पे लिखवा रखा है दागी नुमा, तो दागी नुमा याद रखना। क्या याद रखना है? दागी नुमा संरचनाएं पाई जाती है केंद्रक के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। ठीक है, ये गुणसूत्र होते हैं ना बेटा, ये मनुष्य के अंदर कितने पाए जाते हैं? 46। कितने पाए जाते हैं बेटा? 46। और जोड़ी में पूछे तो कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी। जोड़े में पूछे तो मनुष्य के अंदर। मैं नर मादा नहीं कर रहा अभी, क्या नहीं कर रहा? नर के लिए नहीं पूछ रहा, मादा के लिए नहीं पूछ रहा, मैं सिंपल सी पूछ रहा हूँ कि मनुष्य के अंदर। अब मनुष्य में नर भी आ गया और मादा भी आ गया, तो दोनों में कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी, यानी 46। अब बात आती है नर की, तो नर में क्या होता है? नर में और मादा में जो 22 जोड़ी है वो तो क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं। लेकिन एक जोड़ी क्या होता है? अलग अलग होता है। इसमें नर में और मादा के अंदर। अब बात आती है कि नर के अंदर कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, इधर देखो बेटा, ये नर लिख लेते हैं, इधर है ना, एक तरफ क्या लिख लेते हैं? मादा। एक लड़का है अपनी क्लास में, उसने नर मादा की जगह लोग लुगाई कर रखा है। कौन है? नाम तो नहीं बताऊं। हाँ, इधर देखो बेटा, 44। इधर देखो बेटा, 44 है ना, प्लस नर के अंदर क्या होता है? एक्स वाई। ठीक है बेटा, ये एक जोड़ा अलग है ना, और मादा के अंदर क्या होता है? 44 प्लस एक्स एक्स। हाँ, कौन सी कॉपियां? तो फालतू दिमाग नहीं लगाना ना, मेरे को पता है। ठीक है, उसके क्या है? प्रिंट सही नहीं हो रही थी। इधर देखो बेटा, अब ये जो 44 प्लस एक्स वाई होते हैं ना बेटा, अब जैसे शुक्राणु होता है, जो शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? वर्षण करता है। कौन करता है बेटा? वर्षण। तो उस टाइम पे जैसे शुक्राणु का निर्माण होता है ना, तो उसी टाइम पे इनका क्या हो जाता है बेटा? विभाजन हो जाता है। जैसे एक शुक्राणु है, शुक्राणु इस प्रकार का होता है ना, मैंने बनाया था उस दिन। ठीक है बेटा, जैसे अब 2 शुक्राणु बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं बेटा? 2 शुक्राणु। आवाज मत करो। तो उसी टाइम पे जैसे शुक्राणु का निर्माण होता है, तो बहुत सारे शुक्राणु का निर्माण होता है, तो उसी टाइम पे क्या होता है बेटा? हर शुक्राणु के अंदर या तो इधर देखो बेटा, 22 प्लस एक्स होगा किसी के अंदर। किसी के अंदर क्या होगा बेटा? 22 प्लस वाई होगा। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार का जो विभाजन होता है, ये कब होता है? जब वर्षण शुक्राणु का निर्माण करता है, तभी ऐसा क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। आया समझ में? अब इधर देखो बेटा, ये 2 प्रकार के शुक्राणु बने, किसके अंदर? मनुष्य के अंदर। इसके बाद में मादा के अंदर जितने भी अंडाणु बनेंगे बेटा, वो कैसे बनेंगे? और एक बार में एक ही बनता है ना बेटा, दोनों अंडाशय से एक बनता है, तो कैसा बनेगा बेटा? 22 प्लस एक्स, इसमें भी 22 प्लस एक्स ही होगा। आया समझ में? यहां तक किसी को डाउट? अब इधर देखो बेटा, अब मनुष्य के अंदर निषेचन कहां पे होता है? मनुष्य के अंदर निषेचन में कहां पे होता है?
अंडवाहिनी में। इसे क्या बोलते हैं, एक नाम और है बेटा, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। अब इधर देखो बेटा, अब उधर से अंडाणु बन के आया, जो अंडा से वो अंडाणु बना कि कौन सा अंडाणु बना के भेजा 22+X। ये तो हमेशा 22+X ही बनाएगा, ठीक है। इधर से बहुत सारे शुक्राणु जाते हैं, क्या जाते हैं, बहुत सारे शुक्राणु जाते हैं। अब इनमें से मानो कि कौन सा गया अपने पास, ये जाके, ठीक है, ये वाला जो 22+X है बेटा, ये किससे जाकर मिल गया, किससे मिल गया, अंडाणु से मिलेगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, निषेचन। क्या बोलते हैं बेटा, निषेचन। शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, निषेचन, ठीक है। अब जैसे ही मिला तो ये 22 से 22 कितने हो जाएंगे बेटा, 44। कितने हो जाएंगे, 44। और x क्या हो जाएंगे, x प्लस x कितने हो गए, 44 प्लस 46 हो गए ना पूरे। अब एक मनुष्य का निर्माण होगा, मनुष्य का निर्माण होगा, निषेचन हो चुका। अब ये जो x मिला है तो ये क्या कर दिया, लिंग का निर्धारण होगा, यानी अब क्या जन्म होगी, किसकी जन्म होगा, पुत्री का। किसका जन्म होगा बेटा, पुत्री का, ठीक है। अब पुत्री का जन्म होगा, फिर उसके जो अंग है उनका विकास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आया यहाँ पे समझ में। अब इस ये से अगर जो 22+Y वाला अगर शुक्राणु, ठीक है, इससे जाकर मिल जाता है, ठीक है, इधर तो x ही रहेंगे सारे, इनसे अगर जाकर मिल जाता है तो कितने हो जाएंगे बेटा, 44 प्लस XY हो जाएंगे बेटा। तो अब ये किसका है, नर का ही है ना, तो किसका जन्म होगा, पुत्र का। तो कहने का मतलब मनुष्य के पुत्र का जन्म होगा बेटा। अब इधर देखो, तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के अंदर क्या होता है, मतलब पुत्री और पुत्र इनके होने का जो चांस होता है वो कितना होता है, 50-50%। सिंपल सी बात है, कितना होता है, 50-50%, यानी या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। आया समझ में, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद में अपना चैप्टर खत्म हो जाता है, इतना छोटा सा ही चैप्टर है, खत्म नहीं हो गया। अब ये बुक के क्वेश्चन है, कितना अच्छा चैप्टर 4 नंबर का। ये तो बोल रहा हूँ ना, तुम काम की नहीं करके लाए। इधर देखो बेटा, ये अभ्यास के क्वेश्चन में डाल दूंगा बस, ठीक है ना। और इधर देखो, अभी बुक के क्वेश्चन डालूंगा ऐसे। अब छुट्टी में कर लेना, चाहे आराम से, क्या दिक्कत है, एक पेज एक दिन में कर लोगे तो आराम से हो जाएगा, दीपावली बात करके लाना। अब इधर देखो बेटा, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, बुक के क्वेश्चन देखो, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी और अप्रभावी है। कैसे पता चला, मेंडल ने एक संकरण प्रयोग किया था ना बेटा, उसमें एक तरह से वो लिख देना इसके अंदर प्रभाविता का नियम। क्या लिखना है बेटा, प्रभाविता का नियम। तो उन्होंने जो प्रयोग किया था एक संकरण, उसमें उन्होंने देखा कि जो F1PD कौन सी है, F1, उसमें सभी लक्षण कौन से थे, प्रभावी। कौन से थे, प्रभावी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगवा दिया 16। अगर तुम लिखना चाहते हो ना डायरेक्ट, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, आंसर लगा के बार बार करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लिख दो कौन सा वाला, प्रभाविता का। अरे बेटा फर्स्ट में, हाँ तो फर्स्ट ही बता रहा हूँ मैं। अरे बेटा F1PD आएगी, ओनली F1PD के लिए पूछ रहा है, प्रभावी लक्षण के लिए पूछ रहा है वो। हाँ, F1PD के अंदर प्रभावी प्रकट होता है ना। तो ये क्या पूछ रहा है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी है व अप्रभावी होते हैं। जो F1PD में प्रकट होते हैं उनको प्रभावी कहा उन्होंने, जो F1PD में प्रकट ही नहीं होते उनको क्या कहा, अप्रभावी। तो कौन सा लिखना है, लिख लो आंसर डायरेक्ट ऐसे लिख लो, इसके अंदर प्रभाविता का नियम लिखना है, तो फिर तुम्हारे को करने की जरूरत नहीं बार बार, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो इसमें दे रखा है, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ठीक है। तो इधर देखो, स्वतंत्र रूप से कहाँ पे लक्षण, कहाँ पर स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं, द्विसंकरण के F2PD में। द्विसंकरण की F2PD में जो कौन सा नियम दिया था उन्होंने, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो इसमें स्वतंत्र अपव्यय का नियम लिख लो, करना है लेकिन ये कहीं मैं टेस्ट में दे दूं स्वतंत्र अपव्यय का नियम सर, हाँ करना है उसको। समझाना है पूरा, जो पूरा है ना चक्रबोर्ड, उस वहां तक समझाना है, और इसकी डेफिनेशन हाँ सारा बेटा। इसके बाद
मंडे को लेंगे ना तो, हाँ मंडे को आना सब, ठीक है ना। हाँ इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, एक रुधिर वर्ग एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष, एक जिसका रुधिर वर्ग O है। एक स्त्री। रुको बेटा मैंने पढ़ दे। अरे बेटा ये पूछ रहा है कि एक पुरुष है, क्या है बेटा, पुरुष, जो उसका ब्लड ग्रुप है ना, जो रुधिर वर्ग है वो कैसा है, ए वाला है। कौन सा है, ए। और एक जो स्त्री है उसका ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, ओ। क्या है बेटा, ओ। अब इन दोनों के आपस में क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, और जो इनसे संतान उत्पन्न होती है, ठीक है, जो पुत्री हो रही होगी ना, पुत्री हो रही है क्या, जो पुत्री होती है बेटा उसका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा प्राप्त होता है, ओ। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा लक्षण प्रभावी, माता का प्रभावी है या फिर पिता का प्रभावी है। तो सिंपल सी बात है, अगर पुत्री के अंदर कौन सा आ रहा है, माता का आ रहा है, तो माता ही प्रभावी होगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या करेंगे, रुधिर वर्ग ओ प्रभावी होगा, क्योंकि ये संतान में उत्पन्न होता है, और रुधिर वर्ग किसका है, ओ, माता का। तो इसका आंसर लिख लो, रुधिर वर्ग ओ प्रभावी लक्षण है, रुधिर वर्ग ओ प्रभावी लक्षण है। क्योंकि यह संतान में उत्पन्न होता है, क्योंकि यह संतान में उत्पन्न होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, कैसे होता है, ये जो पॉइंट है। अब इसके अंदर मैं लिखवा रखा हूं बेटा, तुम्हारे को पढ़ के बता रहा हूं एक बार, मानव में लिंग निर्धारण वाला क्या लिख रखा है। देखो, कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित दागे नुमा संरचना होती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, गुणसूत्र, ठीक है। मनुष्य में 23 जोड़ी, बोले तो 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 46। मनुष्य का मतलब होता है नर भी आगे और मादा भी आगे, ठीक है। जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में क्या होते हैं, समान होते हैं। इन्हें अलिंग गुणसूत्र कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, अलिंग। अलिंग मतलब लिंग का निर्धारण नहीं करने वाले, अलिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। काय गुणसूत्र भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र का जो 23वां जोड़ा है, यानी एक जोड़ा जो बच रहा है बेटा, वो क्या होता है, नर व मादा में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। जो अभी यहाँ पर लिखा था XY और उधर XX, जिसे नर में XY से तथा मादा में कैसे लिखते हैं, XX से दर्शाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र, क्योंकि क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करवा के लिख रखा है मैंने। युग्मक जनन के समय नर में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, 2 प्रकार के बनते हैं ना, ये बताया। देखो, एक तो बनेगा 22 + X प्रकार का, और एक कैसा बनेगा, 22 + Y प्रकार का, ठीक है। जब 22 + X अंडाणु का निषेचन, इधर देखो बेटा, जब 22 + X अंडाणु का निषेचन किससे हो जाता है, 22 + X शुक्राणु से हो जाता है, तो किसका जन्म होगा, पुत्री का। और अगर 22 + X अंडाणु का निषेचन किससे हो जाता है, 22 + Y शुक्राणु से हो जाता है, तो किसका निर्माण होगा, पुत्र का निर्माण होगा। ये मैं थ्योरी में लिखवा रखा है, बस फिर चक्कर बोल बना है क्या। हाँ, ये लिखना तो यही सही, तुम ये डायरेक्ट बना के मस्त हो जाओ। हाँ, तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना, सिंपल सी बात है। जैसे उसको आराम से पढ़ लेना, फिर अपनी लैंग्वेज में जमा के लिखा करो, तो अपना चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अभ्यास के क्वेश्चन जो ऑनलाइन देख रहे हो खुद करें, और जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो कर लेना बेटा।